कोयटा चमन फाटक के करीब शटल ट्रेन के गुजरते वक्त एक ज़ोरदार धमाका हुआ इंतहाई अफसोस के साथ, और इस धमाके के नतीजे में 35 अफराद शहीद हो चुके हैं और मुतादिद के ज़ख्मी होने की इतलात भी मौसूल हो रही हैं। अब्दुल्ला साहब, भारत इसके पीछे है और प्रॉक्सी वॉर के ज़रिए से जिस तरह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में जबकि पाकिस्तान इस टाइम लाइमलाइट पर है और सालिसी का किरदार भी अदा कर रहा है, मतलब कितना ज़रूरी हो चुका है अब भारत को समझाना और सख्ती से पैगाम देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया सना साहिबा आपको और मुजम्मिल साहब को, नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है, ये सिर्फ बड़ी आसानी से भारत के हम पेटे सारी चीज़ें डाल देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत तो इन्वॉल्व है ही। लेकिन दूसरी जानिब आप ये क्यों भूल जाते हैं कि अब गवादर पोर्ट अपने अरूज के ऊपर जाने वाला है और एक पाकिस्तान जो एक एनर्जी सिटी का क़याम है, और वो भी पाकिस्तान मैरीटाइम एनर्जी सिटी, जो कि एक नया पोर्ट बनाने चली है। एक ऐसा सिलसिला जहां सऊदी अरब और कुवैत अपने तकरीबन 17 मिलियन बैरल ऑयल को अदर देन सऊदी अरब एंड कुवैत, वो पाकिस्तान को एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व के तौर पर वहां रखेंगे, जिसको कभी भी किसी बंदिश या जंग की सूरत में पाकिस्तान इस्तेमाल कर पाएगा। उससे बहुत सारे और कुछ ममालिक हैं जिनके पोर्ट्स उनको तकलीफ होगी। आप ये देखिए कि जब तक के गल्फ के अंदर जंग चल रही थी, तब तक बलूचिस्तान में सुकून था। जैसे ही गल्फ के अंदर जंग की जरा कमजोरी हुई, तो उसके बाद आपने देख लिया कि पाकिस्तान में एक दफा फिर बलूचिस्तान खासतौर पर और साथ ही साथ केपी दोबारा टारगेट के ऊपर है। इसमें भी कोई शक व शुबा नहीं है कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस किरदार अदा कर रही हैं। लेकिन ये जाफर एक्सप्रेस 2 नहीं, इसको मैं कहूँ, क्या ये हकीकत नहीं है कि ये एक जाफर एक्सप्रेस 2 का नतीजा है? और वो क्यों किया गया था? उस टाइम पे भी जो भारत अगर इन्वॉल्व था, तो फिर हमें इंटरनेशनली जिस तरीके से इसको सामने ले जाना चाहिए और जिस तरह से ईरान के हवाले से पाकिस्तान का किरदार है, आलमी जंग बंदिश के हवाले से किरदार है, तो ऐसी सूरत के अंदर क्या पाकिस्तान का अब कोई इसके ऊपर लेवरेज मिलेगा? क्या भारत को कहीं इसके ऊपर सैंक्शंस आयद होंगी? क्या अमेरिका उनको ये भी बोलने के लिए तैयार है कि तुम ये गलत कर रहे हो और तुम्हें इसका सजा भुगतनी पड़ेगी, या इसका जवाब देना चाहिए? लेकिन एक चीज हम देखते हैं कि देखें, आज भी ये चमन बॉर्डर के साथ है, अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ ये वाक़या है, और हम मुसलसल देख रहे हैं कि उरुमची के बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एक नरम हाथ रखा हुआ है। हमने ईद पर चमन का बॉर्डर खोला भी, रिलैक्स भी किया है, और ये जो अफ़गानिस्तान के हवाले से हमारी एक नरमी की पॉलिसी पिछले कुछ दिनों में नज़र आई है, इसके नताइज दहशतगर्दी में इजाफे से नहीं नज़र आ रहे? नहीं मुजम्मिल साहब, देखें, बात यह है कि नरमी की पॉलिसी, आप सख्ती पॉलिसी कर लें। अच्छा, आपका भारत के साथ तो सख्ती की पॉलिसी है ना बॉर्डर पे, तो फिर वो आपको नतीजा क्या मिल रहा है? क्या वहाँ हम वो तो अफगानिस्तान को यूज़ कर रहे हैं ना। देखें, कोई टेररिस्ट इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करके तो नहीं आ रहा हमारे मुल्क में, वो बॉर्डर तो सील है। हमारा एलिगेशन है कि अफगानिस्तान का बॉर्डर यूज़ हो रहा है पाकिस्तान में टेररिस्टों के आने के लिए। तो डील तो हमें पहले अफगानिस्तान से और इनसे TTA से करना पड़ेगा ना कि इनका बॉर्डर यूज़ हो रहा है। अभी कश्मीर में भी तो हुआ है ना एक वाकया। बहरहाल वो तो एक इंडिविजुअल वाकया है, उसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि एक आदमी तो आ जाता है। अफगानिस्तान के हवाले से आपकी पॉलिसी के अंदर आपको तकरीबन $5 बिलियन का अनअनाउंस्ड ट्रेड है, और ये तकरीबन पाकिस्तान को भी बेनिफिट करता है, अफगानिस्तान को भी करता है। और क्या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और CPEC बगैर अफगानिस्तान को सेटल किए क्या ये मुमकिन होगा? बिल्कुल नहीं मुमकिन होगा। असल बात यह है कि सिर्फ अफगानिस्तान का बॉर्डर नहीं लगता बलूचिस्तान को, बल्कि और भी बॉर्डर लगता है। आप जानते हैं, एक ईरान का लगता है, और फिर हमें ये भी याद है कि उज़ैर बलोच को, आपको याद होगा कि उज़ैर बलोच के पास और भी ममालिक की नेशनलिटी थी। और फिर इसी तरीके से जब उज़ैर बलोच को मांगने के लिए किसको जाना पड़ गया था, आपको याद होगा। मैं अभी क्या हिस्ट्री को दोबारा रिपीट करूं, अगर उस वक्त के इंटेलिजेंस के सरबराह ना जाते तो उज़ैर बलोच को तो आपको वो नहीं देने के लिए तैयार थे। इसलिए अगर आप डॉक्टर अल्लाह नज़र की बात कर लें या बशीर ज़ैद की बात कर लें, कहाँ होते हैं वो लोग?
everybody knows it. I think हमें उसके ऊपर ज़रूर नज़र रखनी चाहिए. हमें ये देखना चाहिए कि इंडिया ने कहाँ कहाँ दिफाई मुआहदात किए हैं. हमें ये देखना पड़ेगा कि इंडिया के साथ अफगानिस्तान अगर शीरो शक्कर है तो और भी ममालिक हैं, और इसराइल को हम क्यों माइनस कर देते हैं. इसराइल के बाकायदा फुटप्रिंट्स मौजूद हैं बलूचिस्तान के अंदर. इन सब के बावजूद अगर वो अमेरिका के साथ उनको पता चलेगा कि वो 10 साल दिफाई मुआहदा उनको मिल रहा है, 18% उनको ट्रेड के ऊपर टैरिफ आ रहा है, पाकिस्तान पे 19% है, $7.2 बिलियन का असला अफगानिस्तान में छोड़ के चले गए हैं, दहशतगर्दों को वहां वो बैठे हुए हैं, रोजाना तादाद में इंक्रीज हो रहे हैं. रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री की रिपोर्ट के मुताबिक 23,000 दहशतगर्द मौजूद हैं, जिनमें से आधे से ज्यादा गैर मुल्की हैं. और फिर इससे बढ़कर जो बात है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, और वो ये है कि अमेरिका 2021 के बाद से लेके $18 बिलियन अफगान हुकूमत को दे चुका है अवाम की रक्षा के लिए या उनकी सपोर्ट के लिए. अब आप मुझे ये बताइए कि अवाम की सहूलत का आलम तो ये है कि जो बीबीसी की रिपोर्ट है उसके मुताबिक तो वो आदमी ने अपनी बेटियां बेच दी हैं. आप अंदाजा करते हैं. जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स टेररिस्ट हाइडआउट्स पे अफ़गानिस्तान में शुरू की तो पाकिस्तान में ये टेररिस्ट अटैक्स और सुइसाइड अटैक्स में कमी हुई और वो 60% तक कमी रिकॉर्ड की गई. अब उरुमची के बाद हमने वो सिलसिला रोका हुआ है, जिसके बाद दोबारा हमें टेररिस्ट अटैक्स और सुइसाइड अटैक्स नज़र आते हैं. क्या लोग अब ये सवाल नहीं कर रहे कि ये जो तंजीमें हैं BLA और TTP, इनके ख़िलाफ़ दोबारा एक हाई हैंडेडनेस और सख्त स्ट्राइक्स करने का वक्त आ गया है? सर देखिए, बात यह है कि आपने तो हार्ड स्टेट का बोल दिया था ना. अगर आपने हार्ड स्टेट बनना है, और बलूचिस्तान के अंदर बाकायदा आपको पता है वजीर आजम ने अभी FC को मूव करने के लिए भी जो है वो हुक्म दे दिया है और एक नया वहाँ सेटअप रेज कर रहे हैं. उसके बावजूद आप देखें कि तो अब इसमें 2-3 चीजें मुझे अलाउ में, मैं आपको 2 मिनट में इसमें देखें. असल बात यह है कि बलूचिस्तान की जो लीडरशिप है वो आपको कहाँ नजर आई है इस सारे मामले के अंदर. जब जाफर एक्सप्रेस भी हुआ था, आपको वहां का सेनेटर, MNA, MPA कोई नजर आया? वजीर आला बलूचिस्तान को आप साइड पे कर दें. आप उसके अलावा मुझे बताएं कि कौन सी लीडरशिप है जो वहां जाती है, अवाम के अंदर बात करती है, तमाम का तमाम इल्जाम जो है वो कैंटोनमेंट में लगा देते हैं. मैं लेट मी बी वेरी क्लियर, क्योंकि ये देखें दिल जल रहा है इस टाइम पे. अब जो दूसरी जानिब अगर आप ये कहें, अफगानिस्तान पे बिल्कुल स्ट्राइक्स जो हैं, जो हमारी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक डॉक्ट्रिन है वो कामयाब होनी चाहिए. ऑपरेशन गजब लिल हक जो है वो चलते रहना चाहिए, उसके अंदर तातुल नहीं आना चाहिए. लेकिन सवाल एक और भी पैदा होता है, BLA, मजीद ब्रिगेड, BLF वगैरह, इनकी लीडरशिप कहाँ बैठी हुई है और जनीवा में कौन लोग बैठे हुए हैं? उनको अरेस्ट करने में कितना टाइम लगना चाहिए? क्या इंटरपोल जो है उनको क्यों नहीं अरेस्ट कर रही? अमेरिका अगर उनको टेररिस्ट डिक्लेयर कर चुका है तो उसके बाद से मुझे बताएं, उनके अकाउंट्स तक बंद किए गए हैं, सोशल मीडिया के अकाउंट्स, उनकी वेबसाइट्स तक तो बंद नहीं की गई. उनके ऊपर आज़ादी जो है वो मौजूद है. हर किस्म के जो BYC के लोग हैं उनको तो पूरी दुनिया के जो है वो वीजे मिलते हैं. उनको तो इवन नोबेल इनाम के लिए जो है वो नामजद करने की बातें आ रही थी सामने. ये भी तो चीजें हैं जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते. हाउएवर, आई एम इन फुल एग्रीमेंट विद यू ऑन दिस कि आप जो है वो अपने जो ऑपरेशन थे, जो डीप स्ट्राइक्स थी, जो उनके टेररिस्ट हाइड आउट थे, जैसे मैंने गुजारिश की, 23,000 दहशतगर्द वहां मौजूद है. TTP बैठी हुई है. ये TTP है या TTA, ये एक आइडियोलॉजी के लोग हैं. लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट इट. और दूसरी बात यह है कि ये तो अफगान कौम के लिए भी एक नासूर बने हुए हैं, जहां वो पैसे ही नहीं मिलते. लेकिन $160 मिलियन जिस हुकूमत को अमेरिका से हर महीने आ रहा हो, $40 मिलियन हर हफ्ता उनको आता है. सर, ये मैं नहीं कह रहा, ये शिगार रिपोर्ट कह रही है, अमेरिकन सीनियर इंस्पेक्टर जनरल की रिपोर्ट है ये. अब इस सारे के अंदर आप मुझे बताएं कि जो उनका पैसा है वो तो उनका स्टेट बैंक ऑफ अफगानिस्तान को जा रहा है ना, तो स्टेट बैंक को ऑपरेट कौन कर रहा है? तो TTA कर रही है ना. तो बात खत्म है ना सर.